एक देश के सामने बड़ा इश्यू मैं रखना चाहूँगा। आज देश का नौजवान 17 साल 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक की तैयार में वो आज सेना में भर्ती होता है। उसकी छुट्टी कर रहे हो आप 2 साल में, 4 साल में, 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी 4 साल में आप छुट्टी कर रहे हो। और नेता 70 साल तक रिटायरमेंट नहीं होता। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे सबसे पहले तो नमस्कार। कोई बात नहीं, नमस्कार। उसके बाद पहले अपना परिचय के बाद फिर मीडिया का ये हमको देख कर सिर्फ ये देख के बात सब सामने आई सामने रहनी चाहिए। ठीक है, बाल ठीक कर लो, बाल थोड़े बिगड़ अरे नेताओं के ऐसे अच्छा लगता है। चलो सर, परिचय के साथ बताएं आज की जो पेशी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नमस्कार। उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक युवा हूं और जहां तक कि आज मैं बात करूं मैं इस हमारे देश की कि युवाओं का जो देश है हमारा, इसमें जो हमारा जो संसद भवन है उसमें बैठने वाले युवाओं की संख्या बहुत कम है। हमारे मुद्दे आज ये रहेंगे कि बेरोजगारी आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा इश्यू है। और गरीबी इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी है, और गरीबी और बेरोजगारी दोनों इसलिए हैं क्योंकि शिक्षा का प्रचार नहीं है। जब तक हमारे देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे, बेरोजगारी दूर नहीं होगी और किसी भी महिला की सुरक्षा के लिए सरकार कोई विशेष कदम नहीं उठाएगी, तो ऐसे मुद्दे हमारे हैं जिन पे हम काम करना चाहते हैं। आज हमारे सामने हमारे देश में जो चल रहा है वो हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां किसी भी प्रकार से ताम झाम लगाकर अपनी सत्ता हासिल कर रही हैं और यहाँ तक कि अपनी तानाशाही जमाने की कोशिश कर रही हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ केंद्र में सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, वो प्रशासन को तथा मीडिया को एक तरीके से खरीदने वाला काम कर रही है, जो हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत एक शर्म की बात है कि अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है तथा सरकारी संस्थाओं को भी अपने अंडर लेने का काम कर रही हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कि दिल्ली की जनता का एक मसीहा केजरीवाल जी, जो 10 साल पहले दिल्ली में एक लोकपाल बिल के लिए अपना चेहरा सामने लेके आया था, लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लोग आशा करते थे कि कोई नया व्यक्ति आया है जो हमारे लिए सोचेगा, जो गरीब के लिए सोचेगा। लेकिन जैसे ही सत्ता आई तो केजरीवाल जी जो मेन एजेंडा लेके आए थे जनता के सामने, जो उनका मेन एजेंडा था उसको भूल करके एक वैसी की वैसी राजनीति जो पहले पिछले समय में चल रही थी, जो पार्टियां चला रही थी, उसी दिशा में वो आगे बढ़ने लग गए और आज भ्रष्टाचार के मामलों में बिल्कुल घिरे हुए हैं। और दिल्ली में जैसे फ्री की सुविधाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन फ्री की सुविधाएं जो भी दे रहे हैं वो भी कहाँ तक सही हैं। बिजली की सुविधाएं अगर फ्री दे रहे हैं तो गरीब व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ना अपना घर है ना मकान है, तो अगर वो किराए पे रहता है तो उसको फ्री बिजली कैसे मिल गई। अगर व्यक्ति अगर किराए पे रह रहा है तो वो आज भी 8 रुपये 10 रुपये यूनिट बिजली मकान मालिक को देता है, तो बिजली फ्री कहाँ से हुई। दूसरी बार पानी की जो सप्लाई वो फ्री में देने की बात कर रहे हैं, तो सीवर का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है और वो सीवर का पानी इस तरीके से गंदा है कि वो स्वास्थ्य की ऐसी बीमारियों को इन्विटेशन दे रहा है, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। और पानी के नाम पर जो टैंकर माफिया है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आज दिल्ली की जनता उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन अगर छोटी छोटी झुग्गी बस्तियों में भी आपको देखोगे टैंकर माफिया बहुत ज़्यादा दिल्ली में एक्टिव है। उसके बाद तीसरा मुद्दा जो केजरीवाल जी का मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जीरो लेवल पर है, 0 पे से भी नीचे हैं। आम आदमी पॉलीक्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर बिना थर्मामीटर के नाप के और 2 मीटर दूर से ये बता देता है कि आपको क्या बीमारियां हैं। एक टैब में उनकी फ़ोटो ली जाती है और एक पर्चे में लिख के 4 दवाएँ दे दी जाती हैं। ना उसका थर्मामीटर से ये टेस्ट किया जाता कि इसको बुखार कितनी है, और ना कोई लैब टेस्ट किया जाता। उसके बाद उनको दवाई दे दी जाती है, ठीक होंगे तो ठीक है, वरना अगले हॉस्पिटल में उनको दिखा दिया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल का दरवाज़ा। तो ये व्यक्तियों की जान के साथ खिलवाड़ है। बहुत बड़ी भूल है कि ये एक फ्री में दवाइयाँ देने के एक एजेंडे के साथ साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चौथी बात ये महिलाओं की बस की सुरक्षा। महिलाओं की बस की सुरक्षा आपने कहाँ तक दी। एक मार्शल जो आपने बिठाया उसके पास कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी प्रशिक्षण नहीं है,
और अगर कोई बहन के साथ, बेटी के साथ, महिला के साथ अगर अन्याय हो जाता है तो मार्शल का जवाब ये आता है कि मैडम इतनी भीड़ है, हम इसको कैसे रोकें। उसके बाद जो बसों की फ्री की सुविधाएं थी, वो बस जो 5 मिनट में आती थी, आज 10-10, 15-15 मिनट में नहीं आती। और बसों को नहीं बढ़ाया गया। फ्री की सुविधाएं तो आपने दी, एक महिला जो अगर जॉब करने जाती है 5-5 रुपये बचाकर, अगर महीने में अगर 1000 रुपये भी उसके खर्च होते हैं तो वो चलो 1000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखो कि अगर वो महिला 6 महीने तक अगर बस में जाएगी तो उसके साथ एक ऐसा हादसा होगा, या तो उसके ऊपर उसकी जो इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा। उसके बाद अगर या उसका फ़ोन गुम हो जाएगा उस भीड़ में, या उसका कोई गहना गुम हो जाएगा, जो पिछले 1 साल में उसने पैसे नहीं बचाए उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे का उसको लॉस हो जाता है। चौथी बात ये स्कूली शिक्षा का सत्र बढ़ाने के नाम पर मैं आपको ये बता दूं कि आप खुद MCD स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में आप सर्वे करके देखिए, एक 5वीं क्लास का बच्चा 10 तक पढ़ा, 100 तक गिनती अगर नहीं सुना सकता। सिर्फ पोस्टर पर बातें हो रही हैं, ज़मीनी हकीकत पे ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल फेक हैं, सिर्फ पोस्टर वार हो रहा है। चौथी बात मैं आपको ये बता दूं, आज बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं केजरीवाल जी के कि जेल का जवाब वोट से। अरे जेल का जवाब वोट से तुम जनता को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर पहले जब सत्ता में नहीं आए थे अपने बच्चों की कसम खाते थे तुम, और आज ये कहते हो जेल का जवाब वोट से। जनता को पागल बनाया जा रहा है। अगर आज उन्हें रियायत मिली है भाई, कुछ समय के लिए उनकी जमानत हुई है, वो किस बेस पे? अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये चीज़ मान लेते हैं, कानून के सामने हम मान लेते हैं कि हमें अग्रिम जमानत दी जाए कि आने वाला जुल्म हम कबूल कर चुके होते हैं, तब अग्रिम जमानत मिलती है। उस जमानत पे केजरीवाल जी बाहर आए हैं और वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ़ को सबसे ज़्यादा बनाया जा रहा है। और प्रशासन, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो अपना प्रशासन इतने ज़्यादा मजबूत कर चुकी हैं और प्रशासन का गलत प्रयोग किया जा रहा है कि मेरे जैसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं ना, उनको रैली करने के लिए परमिशन मिलती, उनको इधर उधर घुमाया जा रहा है गोल गोल करके। तो ये एक लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। लोगों को बिना दबाए, लोगों को दबा करके बिना अवेयरनेस को फैलाए एक एजेंडा, एक माहौल क्रिएट किया गया कि हम इस दुनिया में या इस देश में सत्ताधारी पार्टियां सब कुछ हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार, जैसे जब तक कैंडिडेट को एक पोस्टर बनवाने की परमिशन नहीं मिलती, ना कोई प्रिंटिंग प्रेस उस पोस्टर को छाप सकती, ना कोई कैंडिडेट वो पोस्टर लगा सकता। लेकिन जैसे कि दिल्ली की जनता ने देखा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, हर पार्टी के पोस्टर बड़े बड़े जो कंपनियों को ऐड देके, उनको पैसा देके और ऐड लगवाया जा रहा है लगातार 2 महीने से। अब मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मेरी तरह 20 निर्दलीय उम्मीदवार और भी हैं इस क्षेत्र में, साउथ दिल्ली से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन लोगों का पोस्टर तो नहीं है, लेकिन मेरे ही अपोजिशन में सहीराम पहलवान जी और रामवीर सिंह विधोड़ी जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका पोस्टर तो हर जगह लगा हुआ है। ये तो लोगों को लोकतंत्र की हत्या हो गई ना। ये तो इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो आज का पढ़ा लिखा युवा है, हमने एक मैनिफेस्टो बनाया है, इसमें चंद लाइनें हमने लिखी हैं। मैं ये चाहता हूं कि जनता इस मैनिफेस्टो को पढ़े। आज मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंच सकूं या हर व्यक्ति को खरीद सकूं। पार्टियां व्यक्तियों को खरीद रही हैं बड़े बड़े जलसे करके। अब ये बताओ, अगर 50 आदमियों के साथ अगर कोई व्यक्ति वोट मांगने निकल रहा है तो उससे पुलिस वाले हर मोड़ पे परमिशन मांगते हैं, और 2-2 हज़ार गाड़ियों का काफिला घूम रहा है। अब ये बताओ 2-2 हज़ार गाड़ियों का काफिले में कितने करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार 95 लाख रुपए अगर कोई कैंडिडेट ऊपर खर्च करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो हर रोज 95 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी बात, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जो जीतने वाली जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट ही सब कुछ है। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस देश का युवा, इस देश की बेटी, इस देश की माँ, इस देश की बहन और इस देश का गरीब, इस देश का दलित सोचे समझे और फिर वोट दे। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भले ही मैं हार जाऊं, मैं जनता के सामने दरख्वास्त करता हूं कि अगर मैं हार भी गया तो तुम्हें दिखूंगा जरूर। ये नहीं है कि आज मैं 15 दिन के लिए अपना राजनीतिक करियर चमकाने के लिए, एक फेस वैल्यू बनाने के लिए मैं सामने आ गया जनता। हम अब ये लड़ाई है वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। किसी गरीब के साथ, किसी महिला के साथ, किसी दलित के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी किसान के साथ, किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय होता है तो उसकी आवाज़ बनकर वीरेंद्र हमेशा खड़ा रहेगा अंतिम सांस तक। अब दूसरी बात है, एक देश के सामने बड़ा इश्यू मैं रखना चाहूँगा। आज देश का नौजवान 17 साल 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक की तैयार में वो आज सेना में भर्ती होता है। उसकी छुट्टी कर रहे हो आप 2 साल में,
4 साल में 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी 4 साल में आप छुट्टी कर रहे हो, और नेता 70 साल तक रिटायरमेंट नहीं होता। वैसे ही एक IAS ऑफिसर पढ़ लिख कर जनता की सेवा करने के लिए भर्ती होता है, अपना 30 साल का 35 साल का कार्यकाल जनता की सेवा में लगा देता है। उसको अगर 60 साल का हो गया तो उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। एक शिक्षक जो बच्चों को, स्कूली बच्चों को शुरू से लेकर के, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा का प्रचार करना जो व्यक्ति शुरू करता है, अगर उसकी एज 58 साल हो जाए तो उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। लेकिन नेता अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, परिवारवाद की राजनीति हो रही है। एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र में घुस गया वो अपना छोड़ना नहीं चाहता, अगर वो अपनी कुर्सी छोड़ता भी है तो एक परिवार के व्यक्ति को दे देता है कि मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बहन है। तो इस राजनीति को हमें खत्म करना है। देश में एक नई युवा शक्ति को हम प्रदर्शित करेंगे, और हम चाहते हैं कि देश का युवा एक ऐसी सरकार बनाए, एक ऐसी सोच पैदा करें जो हमारे संविधान में आज हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता अपना अपना मैनिफेस्टो इस तरह छाप के ऐसे बोलते हैं हम ये काम करवा देंगे। मैं तो भाई साहब ये चाहता हूँ कि अगर नेताओं ने 5 साल अपने कार्यकाल में अगर काम किया होता तो उन्हें दोबारा मैनिफेस्टो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा जनता में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं आपसे खुला चैलेंज करता हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अगर मैं जीता तो मेरे को 5 साल बाद मेरी जनता से वोट मांगने का जरूरत नहीं होगा, वो लोग मेरे लिए काम करेंगे, पूरे देश में आवाज़ उठाएंगे। ऐसा माहौल क्रिएट करो ना। लोग अपने पैसे अपने जेब भरने के लिए इलेक्शन में आ रहे हैं और वो भेड़चाल चाल रहे हैं, लेकिन जनता को खुद इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जनता को अनपढ़ इसलिए रखा जा रहा है ताकि लोग आवाज़ ना उठाएं, किसी भी मुद्दे पर ध्यान ना दें। बहला फुसला के जनता को पैसे का लालच देके, यहाँ तक कि शराब का लालच देके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है या वोट डालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब ये बताओ कि फ्री में स्कीमें बहुत आई, जैसे कि आपने देखा एक कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी, उसमें लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर दी। एक ऐसी दवाई करोड़ों लोगों को लगा दी गई जो सही नहीं थी। अब ये बताओ उससे अगर कोई व्यक्ति मरेगा उसकी जान की कीमत क्या तुम्हारे उसके बराबर थोड़ी ना है। व्यक्ति की जान की कीमत आज इनके सामने कुछ नहीं है। इनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, और ये चाहते हैं कि ये गरीब जनता, ये पागल जनता इनके पीछे रहे और अनपढ़ रहे और इनके तलवे चाटे। ये ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। जैसे कि 75 साल में हमने देखा कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं आई। एक विचारधारा कैसे आई, जिसने ये सोचते हैं कि 2014 से पहले तो इस देश में हम पत्थर से आग जलाते थे और हमने 10 साल में सब कुछ कर दिया। और एक दूसरी विचारधारा वो ये कहती है कि 2014 से पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था और अब तो हम लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। ये दोनों ही विचारधारा एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें युवाओं को उजागर करना पड़ेगा, हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षित बनाना पड़ेगा। वो लोग पढ़ेंगे अगर लोग अपना इतिहास पढ़ते हैं, लोग अपना कानून व्यवस्था पढ़ते हैं। आज हमारे देश की बेटी को ये तो पता है कि एक साल में कितने वर्ष आते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि संविधान में उसको कितने अधिकार दिए गए हैं। इस देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाए तो कोई भी देश का नेता 1-2 बात उनके लिए बोलने के लिए खड़ा नहीं होता। बड़े शर्म की बात है ये। मणिपुर जैसे हादसा हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। कितनी शर्म की बात है। आज बड़े बड़े जगह इतना बड़ा, जैसे कि आज हम एक मानते हैं कि 370 का मुद्दा बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। 370 का मुद्दा अगर खत्म हुआ तो उससे फायदा आम जनता को नहीं हुआ, ना कश्मीर के आवाम को हुआ, ना देश की आम जनता को। अरे जो कि मिडिल क्लास है या गरीब आदमी है वो जाके कश्मीर में थोड़ी ना वहाँ प्लॉट खरीदेगा। वहाँ अंबानी अडानी के गोदाम होंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और वहाँ के आवाम आज ऐसे जी रही है जैसे कि जेल में बंद हो। उन्हें टाइम के हिसाब से कि हमें दूध लेने घर से इतने बजे बाहर निकलना है, ऐसी उनके ऊपर तानाशाही की जा रही है। ये देश हम सब लोगों का है, हम लोकतांत्रिक देश है, इस पर तानाशाही नहीं होनी चाहिए। मैं जनता से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र जरूर है, लेकिन मेरे मैनिफेस्टो में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी जो मैं ये कहूँ कि मैं लोकसभा क्षेत्र में मैं ये विकास करवा दूंगा। हमारा संविधान, हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर नेता इस चीज़ को फॉलो करते हैं और हम खुद इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ऐसी कोई भी व्यवस्था हमें लाने की जरूरत नहीं है कि हमें देश में कोई अव्यवस्था फैले। हम चाहते हैं कि एक साफ सुथरी राजनीति इस देश में की जाए और एक ऐसी आवाज़ आए जो पूरे देश को बदल के रख दे। बहुत बहुत धन्यवाद।
वीरेंद्र भाई कैसे चुनाव जीतोगे? आपके सामने जो उम्मीदवार वर्तमान में खड़े हैं, खासकर राष्ट्रीय पार्टियों के अरबों रुपए और चुनाव में बाहर हैं, आप कैसे मतलब अपनी बात को पहुंचा पाओगे? देखो सर, हम मीडिया नहीं आपके पास, अखबार नहीं आपके पास। नहीं, देखो सर, हमारे पास, मैं जनता के सामने जाके एक ही बात कहता हूँ, मेरा मैनिफेस्टो देके, कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सोच है, हमारे पास शिक्षा है। मेरा मैनिफेस्टो देके मैं लोगों से यही बात कहता हूँ कि हमारे पास शिक्षा है। शिक्षित वर्ग जो है वो ये सोचेगा, एक दिन वो ये सोचेगा कि बिल्कुल ये व्यक्ति जो बोला है वो ठीक बोला है। हमारे विचारों से लोग प्रेरित होंगे। ये आज जो आवाज़ मैंने उठाई है वो एक दिन की आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ मैं अंतिम सांस तक बिल्कुल कायम रखूंगा और एक नई राजनीति को मोड़ दूंगा जो पूरा देश देखेगा। आज ये बंद रूम में जो मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ, कल पूरा देश देखेगा। समय किसी चीज को हालातों में जिस प्रकार से सरकार एक ही रंग में मुल्क को रंग देना चाहती है, धर्म की राजनीति हावी है, युवा उस चुंगल में फंसा हुआ। आपको लगता है कि युवाओं को आप धर्म की राजनीति से निकाल करके जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर उनका ध्यान? धर्म की राजनीति तो सर, लोगों को अगर धर्म की राजनीति ऐसी ही चलती रही तो लोग कट कट के मर जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है इस देश का। और एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो सिर्फ ऐसे दिखाती है कि एक कम्युनिटी, एक धर्म जो ऐसा है जो देश के लिए अच्छा है और दूसरा देश के लिए खतरा है। ये बहुत नाकामी की बात है। लोगों को सोचना चाहिए। अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम अगर डॉक्टर से ये जाके ये थोड़ी ना पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। लोग आज शिक्षित नहीं है, इसलिए धर्म के नाम पर वोट डाल रहे हैं। मैं तो लोगों को, जब तक इस देश में शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, लोग ऐसे ही पागल बनते रहेंगे। नेता ऐसे ही उनको लगता है कि शिक्षित होना जरूरी है। बिल्कुल, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और हमारा यही संकल्प है कि देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश में अच्छे लोग राजनीति में है। आज संसद भवन में 40% ऐसे लोग बैठे हैं जिन पे क्रिमिनल चार्ज है, रेप जैसे हीनियस क्राइम के चार्ज हैं। वो लोग खुद अच्छे नहीं है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा फैसला कर सकते हैं।